अच्छा मुस्तफा साहब, आपने जिक्र किया फ्लोर ऑफ द हाउस में कि आप ये कह रहे थे कि जनाब हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है, चाहे बिजली हो, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो। और लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं उनकी कीमतें नहीं बढ़ी हैं सच। तो वो कीमतें कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जिनको आपने कीमतें बढ़ने नहीं दी या कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं आप? देखिए, मैं जिस तनाजुर में बात कर रहा था आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या बात हो रही थी असेंबली में। असेंबली में ये बात हो रही थी कि लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो मार्केट से शॉर्ट हो गए। उसका मुझसे जवाब पूछा जा रहा था, तो मैंने बताया कि प्राइसिंग के हवाले से दो दो कैटेगरीज होती हैं दवाओं की। एक को आप कहते हैं फिक्सेशन, और एक को कहते हैं आप हार्डशिप केसेस। फिक्सेशन केसेस वो कहलाते हैं कि जो नए मॉलिक्यूल्स मार्केट में नए आ रहे हैं, पहली दफा उनकी प्राइस फिक्स होने जा रही है, नंबर वन। ठीक है। हार्डशिप केसेस आप उसको कहते हैं, उन दवाओं को केसेस को कहते हैं जिन दवाओं की कीमतें ऑलरेडी मुकर्रर हैं और वो मार्केट में चल रही हैं, लेकिन उसके जो प्रोड्यूसर हैं उनको ये ख्याल आता है कि भाई, और उनको ये फील होती है कि भाई आज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है, तो हमारी जो दवाएं आज जिस कीमतों में हमारी कीमतें लगी हुई हैं, ये कीमतें जो है वो मुनासिब नहीं, हमें लॉस हो रहा, तो हमें इसकी प्राइस एनहांसमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। ये दोनों केसेस जो है वो ड्रैप में आते हैं। ड्रैप इसको मिनिस्ट्री से में फॉरवर्ड करता है, मिनिस्ट्री इसको जो है वो फेडरल कैबिनेट के पास लेकर जाती है, वजीर आजम से, फिर ये फेडरल कैबिनेट में आते हैं। फेडरल कैबिनेट में वजीर आजम साहब ने इस ड्रग्स की प्राइसेस को डिटरमिन करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर की सरबराही में 5 उसके और अंदर और वफाकी वज़रा डालकर एक कमेटी बना दी है, जो कि एक फाइनल डिसीजन मेकिंग से पहले एक वो प्रपोज करते हैं कैबिनेट को। उसके अंदर मिनिस्टर हेल्थ है, उसके अंदर मिनिस्टर कॉमर्स है, उसके अंदर मिनिस्टर हाउसिंग है, उसके अंदर मिनिस्टर एनवायरमेंट है, उसके अंदर जो है वो एडवाइजर हैं इसके डिफेंस के। और फिर फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो उसको हेड करते हैं। तो ये 6 वज़रा की एक कमेटी है हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। वो अपनी तमाम एक एक ड्राफ्ट को बुलाकर जिस जिसकी एप्लीकेशन आई हुई होती है उसकी एक एक की जस्टिफिकेशन, एक एक पॉइंट को रीजनल, इंटरनेशनल, सराउंडिंग नेबरिंग कंट्रीज में सबको वो चेक करते हैं, देखते हैं और उसको जो है इवेलुएट करते हैं। फिर वो अपनी रिकमेंडेशन भेजते हैं कैबिनेट को। तो मैं उसको ये बता रहा था कि सेशन को कि देखिए, नॉर्मली दवाओं की कीमतों का बढ़ना जो है ना एक बहुत बड़ी सोशली एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट उससे बहुत कतराती है, बहुत ज्यादा उससे शाई अवे करती है, डरती है एक तरह से मैं कहता हूं, क्योंकि उस अगले दिन जो मीडिया पे जो हेडिंग लाइन लगी है कि दवाओं की कीमतों, जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर गया। अब हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर हम जस्टिफाई नहीं करेंगे तो जो कंपनीज हैं वो भी अपना लॉस करके तो नहीं, वो भी पाकिस्तानी कंपनीज है, पाकिस्तानी लोग हैं, वो भी बिजनेसमैन है। तो हम बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने जाते हैं, बुलाते हैं कि आओ हमारे बिजनेस करो, तो कोई लॉस में तो बिजनेस नहीं करेगा। आपको उनको उनका ड्यू शेयर देना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ आप जब ये देखते हैं कि जब आप ये शेयर देने जा रहे हैं तो फिर आपको इस तरह के, तो ये एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है गवर्नमेंट की। उस चैलेंजिंग सिचुएशन को मैं गवर्नमेंट की एक्सप्लेन कर रहा था अपने हाउस पे, मुझसे जब ये सवाल किया गया। अच्छा, एक और चीज़ का आपने जिक्र किया, उसको ज़रा एलेबोरेट कर दीजिए आप। आपने कहा जी पीडब्ल्यूडी के बंद होने से आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो जितने हॉस्पिटल्स हैं उसमें काम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप फेस कर रहे थे। तो पीडब्ल्यूडी अगर काम नहीं कर रहा था, सीडीए को आप कह रहे थे आप इंगेज करने की कोशिश कर रहे थे, व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टोरी जी, वो ज़रा एक्सप्लेन करें। ये जो कंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज होती है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जी जी पास अपनी जी होती जी है, जी लोकल गवर्नमेंट के पास अपनी होती है, जी। हाँ जी। फेडरल गवर्नमेंट के पास जो फेडरल एग्जीक्यूटिंग एजेंसी थी किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो थी पीडब्ल्यूडी। कि जी कोई हाँ जी। रोड बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई सरकार के, अब हेल्थ मिनिस्ट्री है, अब यहाँ पर फर्ज करेंगे हॉस्पिटल्स बनने हैं, उस हॉस्पिटल की टेंडर जो होगा वो एग्जीक्यूटिव हॉस्पिटल हेल्थ मिनिस्ट्री के पास तो कंस्ट्रक्शन की एबिलिटी नहीं है, तो वो तो कैसे कंस्ट्रक्ट करवाएगी? और वो जो थर्ड पार्टी जो कॉन्ट्रैक्टर आएगा उसको इवेल्युएट कौन करेगा, आरएफपी कौन बनाएगा? तो इसके लिए एक इदारा था साल से, जब से पाकिस्तान बना, पीडब्ल्यूडी। उसको यकीनन जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने उस डिपार्टमेंट को मे बी वेरी वेरी फॉर द वेरी राइट रीजन उसको एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। जब वो खत्म हुआ है तो उसके बाद से जो जो प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे थे, और मैं सिर्फ अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में जो प्रोजेक्ट्स उनके पास थे, अब उसके आगे की कोई सुनवाई नहीं थी कि अब उस प्रोजेक्ट को कौन करेगा, अब उस कंस्ट्रक्शन को कौन करेगा। और आगे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अब हमें
हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन करवानी है, डक्टिंग करवानी है, एक्वेक सिस्टम जो है वो एचवेक सिस्टम चेंज करवाना है, ये कौन करेगा? देयर वाज नो क्लियरिटी। तो इस्लामाबाद ने बड़ी मिन्नतें करके जो है वो सीडीए को रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी बने। उनके पास डेफिनेटली कैपेसिटी नहीं है इतनी कि वो ये सारी चीजों को उस तरह से कर सकें, क्योंकि उन्होंने इस तरह का काम बहुत लिमिटेड पोजीशन में सारा कुछ किया है। तो ये एक इस वक्त जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को एक इम्पेडिमेंट ये आया हुआ है, ये एक रुकावट आई, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, एक चीज़ ज़रा आखिरी बताइएगा। देखें, आपने ये जो कमेटी बनाई वज़ीर आज़म ने, इसको जनाब इन्वेस्टिगेट करने के लिए, प्रोब करने के लिए, जो इंसिडेंट हुआ, और वेरी अनफॉर्चुनेट, इस दुख को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हुआ। लेकिन अभी तो जितनी फौरी तौर पे जिसकी रिपोर्ट की फाइंडिंग आई, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी जल्दी हो सकेगी? मतलब इसमें भी कोई लंबा अरसा तो नहीं लग जाएगा, या फौरी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन होगी? हूसोएवर इज रिस्पॉन्सिबल। नहीं, whosoever will be responsible will be taken for task immediately। इसमें कोई लंबा टाइम नहीं लगेगा। उनके जो अगर उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन की तो वो डेफिनेटली वो देखकर बात की जा सकती है, लेकिन जो भी इमीडिएट एक्शन जो है वो उन्होंने सजेस्ट किए होंगे उस कमेटी ने, वो बिल्कुल उस पर अमल दरामद होगा मनोहन। पार्लिमानी कमेटी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी आज जनाब हाउस में बहुत उस पर डिस्कशन हुई कि पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए, और उसमें कुछ सजेशंस और कुछ तनकीद वट जो पार्लियामेंटेरियंस करेंगे, उसको हाउ डू यू टेक इट? जी, हमने उसको वेलकम किया, एग्री किया दोनों ऐवानों में, और अब जो है वो सेनेट और नेशनल असेंबली की एक कंबाइंड पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो तमाम पार्टीज के लोगों को मुश्तमिल ये बनने की बात हुई आज पार्लियामेंट में। हमने उसको जो है वो वेलकम किया है, और हमने उनको उसको पूरा फैसिलिटेट करना है। ये जो आज रात में कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उस कमेटी की रिपोर्ट पे अगर कोई डिससेटिस्फैक्ट्री कोई पहलू रह जाता है, और ये हाउस ये समझता है, दोनों कमेटियां और हाउस से समझता है कि नहीं फर्दर इसके ऊपर जो है डेलिब्रेशन या कुछ और होना चाहिए, तो दैट कमेटी विल बी मोर देन वेलकम टू गो अहेड एंड उसको और उस इन्वेस्टिगेशन को और अपनी फाइंडिंग्स को और आगे ले जाए। जो कमेटी बनाई गई है उसको जो हेड कर रहे हैं वो शाहिद साहब है। शाहिद साहब पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। सो उस कमेटी की फाइंडिंग को फिर कैसे पार्लिमानी कमेटी उसको कैसे लेगी? क्योंकि देखें, एक बंदा जिसको सरबराह बनाया गया कमेटी का, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वेल, नॉट टू माय नॉलेज, मुझे तो अब तक जितना फीडबैक आया है, शायद मैं उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, शाहिद साहब के बारे में जितना फीडबैक आया है वो ये आया कि वो बहुत ही अपराइट आदमी है, और उनका पूरा कैरियर जो है इसी तरह का है, और वो जो है वो कोई सिफारिश नहीं सुनते, और वो मेरिट पे फैसले किए हैं। उनकी लेगेसी कामों की इस तरह की है। मेरे पास तो अभी तक का यही फीडबैक है। ये मेरे लिए पहली दफा मैं आपसे सुन रहा हूँ कि उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क है। आज पूरे ऐवानों में, दोनों ऐवानों में कहीं पे भी उनकी इस पर्सनैलिटी के ऊपर दोनों तरफ से भी कोई क्वेश्चन नहीं उठा, या कोई ऐसी बात नहीं हुई है। तो मैं समझता हूं कि लेट्स सी कि उनकी कमेटी जो है जिसके वो चेयर हैं, अपने लोगों के साथ किस तरह की फाइंडिंग्स बाहर आती हैं, और क्या उसके जो है वो खदोखाल हैं। उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही उस पर फैसला किया जा सकता है, बात की जा सकती है।